नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो नतीजों का दौर लगातार जारी है और सबसे पहले भी टीवीएस के भी नंबर आ गए। पहले एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं। टीवीएस मोटर्स के जो नंबर आए उसमें मुनाफा 127 करोड़ आया है। ये 136 के मुकाबले 126 करोड़ है, लेकिन ये अनुमान से बेहतर मुनाफा है क्योंकि अनुमान करीब 116 करोड़ रुपए के आसपास का था। उससे बेहतर नंबर आए हैं। ये शेयर क्यों टूट रहा है, इसके पीछे एक मार्जिन आप जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 6% के मार्जिन आने चाहिए थे। ये ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस का पोल था, लेकिन मार्जिन आए करीब 5% की कैटेगरी में, उससे थोड़ा सा नीचे फिसल गए। तो यहाँ से थोड़ा सा दबाव बनना है शेयर पे शुरू हुआ। पहले जब दो नंबर्स आए, आय का और प्रॉफिटेबिलिटी का, तो उसके बाद शेयर ने एक अच्छा सर्ज दिखाया, लेकिन जैसे मार्जिन के नंबर आए इस शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और 6% के नीचे के मार्जिन हैं जो कि एंटिसिपेटेड था कि शायद 6% से ऊपर के मार्जिन कंपनी पोस्ट करेगी। तेज़ गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। वैसे भी शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा था, लेकिन रिजल्ट्स का इंपैक्ट काफ़ी ज़ोरदार रह सकता है। और ये बात अभी आप देख पे रहे हैं, 2% ऊपर जब इसके नंबर्स आए, लेकिन इसके बाद मार्जिन के नंबर आने के बाद इसमें तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। आय के जो नंबर्स हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर्स हैं वो ठीक है, लेकिन मार्जिन के नंबर ने इस शेयर को परेशान किया। और टिपिकली अभी माफ कीजिए ऑटो कंपनीज पे मार्जिन की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा फोर व्हीलर वाली कंपनी मारुति के भी मार्जिन गिर गए थे, उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक थी, उसका भी नंबर्स ऑलमोस्ट ठीक दिख रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी करीब 2% के मार्जिन का डेंट पहुँचा था। और यहाँ पर भी मार्जिन थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। इसलिए ऑटो कंपनीज पे जो मार्जिन की जो प्रॉब्लम चल रही है शायद कॉस्टिंग की वजह से है। मारुति ने डिस्क्लोज किया कि उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई थी, इसलिए मार्जिन गिरे। शायद टीवीएस के साथ भी यही होगा क्योंकि ये भी मेटल कंपोनेंट इस्तेमाल करता है, जिसकी कॉस्टिंग उन्हें पिछले समय में काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। लेकिन डिम्पी ये जरूर कह सकते हैं कि आज मार्केट्स के लिए एक्सपायरी का डे था, सुस्त डे था आज का, क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज भी अच्छे नहीं थे और अर्निंग्स के लिहाज से बहुत कुछ इनकरेजिंग नहीं मिला मार्केट को। तो ये भी एक वजह रही है, क्योंकि आप देखिए टीवीएस मोटर्स ही नहीं, मारुति सुजुकी या फिर कोटक महिंद्रा बैंक को नंबर्स ठीक ठाक आए हैं रेवेन्यू या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर, लेकिन कोई ना कोई एक एस्पेक्ट ऐसा जरूर इसने डिसअपॉइंट किया है। बिल्कुल, आप सुबह अरविंद सेंगर की भी बात सुन रहे थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि अभी हम पूरी तरह से नंबर्स के डेप्थ में नहीं गए हैं। अभी प्राइमा फेसी नंबर्स हैं, अभी नंबर्स को और आना होगा। मारुति जैसी बड़ी कंपनी से नंबर उतारे, टीवीएस की ऑटो की जो टू व्हीलर वाली कंपनी उसने नंबर उतारे, लेकिन दोनों के नंबर्स में एक चीज़ हमको समझ में आई कि मार्जिन्स को लेकर थोड़ा प्रेशर है। यहाँ पे आप जरूर सावधानी बरतें। अगर आप ऑटो कंपनीज के भी और भी नंबर्स आने बाकी होंगे तो मार्जिन्स को आप नोट ज़रूर करें। ये हमको कम से कम एक बड़ी फोर व्हीलर कंपनी और एक बड़ी टू व्हीलर कंपनी से समझ में आए। आज ही हमने एक बड़ा स्पाइक, अच्छा स्पाइक आते हुए देखा, सिर्फ प्रॉफिट और आय के नंबर के बाद मार्जिन्स के नंबर ने इसको तोड़ दिया। जी, 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित बगड़िया हैं, राजेश सतपुते हैं और सुनील सुब्रमण्यम हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है इस शो में। मिस्टर सुब्रमण्यम, पहले आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए 2 दिनों में एक जोरदार तेजी देखने के बाद आज मार्केट्स थोड़ा सा सॉफ्ट या फिर कहें थोड़ा सा वॉलेटाइल हुए हैं, और ये वॉलेटिलिटी बनती भी थी। 2 दिन का स्ट्रॉन्ग मूव, स्पेशली एक्सपायरी का प्रेशर। अभी अब तक का अर्निंग सीजन देखते हुए, लिक्विडिटी फ्लोज देखते हुए भी आउटलुक क्या है? क्या आप भी उस लॉबी को बिलोंग करते हैं जो मानते हैं कि मार्केट्स यहाँ से और मजबूत होंगे, खरीदारी अभी एक्सटेंड होगी मार्केट्स में? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो रिजल्ट्स आए मिक्स्ड है, मगर क्या है कि हमारी ध्यान खाली रिजल्ट्स के ऊपर नहीं, गाइडेंस के ऊपर होती है। और अगले आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो ये कंजम्पशन का बूम जो होने वाला है, बिकॉज एक तरफ इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं मार्केट में, तो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे डिमांड बहुत मजबूत होगी। सेकेंड, रूरल में इनकम्स बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि लास्ट ईयर का मानसून का इफेक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़त, एमएसपी में बढ़त और रूरल वेजेस में भी बढ़त। तो ये कंजम्पशन का आज नेक्स्ट क्वार्टर से आप देखेंगे बहुत बड़ा एक चलन होगा। और उसके कारण हम अभी जो म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में खासियत यह है कि फ्लोस बहुत स्टडी आ रहे हैं एसआईपी के थ्रू, तो म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसा है, तो खरीदारी तो जारी रहेगा। और इसके कारण आप ये देखेंगे कि मार्केट में वैल्यूएशंस, कंजम्पशन ऐसे सेक्टर्स में बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, सुनील कंजम्पशन की स्टोरी बता रहे हैं, और इस सबसे बड़े तो आप ऑटो कंपनीज को ही कंजम्पशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर भी जान सकते हैं। आज हमने अरविंद सेंगर से बातचीत की, हालांकि वो ऑटो को लेकर बुलिश है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। This is a growth market, ये value market नहीं है। लेकिन having said that, I think आपने Tata Motors mention किया, आपने Mahindra mention किया, I would throw in Ashok Leyland. Is it time to play the CV cycle? I think it could be interesting. CV cycle improve हो सकती है। Mahindra में you're talking about the UV cycle and you're talking about tractor cycle. So I think some of these sectors which have lagged, Maruti is clearly a play on the four-wheeler, and it is the best play on pure four-wheeler. But I think some of these other sectors, sub-sectors within autos, could be interesting because if the economy is going to grow and it's going to continue to show some capex improvement,
तो सीवी साइकिल वापस आएगी। तो सीवी साइकिल अगर वापस आई तो उसमें लेलैंड खेलेंगे या टाटा मोटर्स खेलेंगे, दैट्स एन ऑप्शन। ठीक है, टाटा मोटर्स उनको पसंद है, उनको मारुति भी पसंद है। हालांकि वो पूरी तरह से बात कमर्शियल व्हीकल स्पेस की कर रहे हैं, जिसमें अशोक लेलैंड तो पूरी तरह से ही इसी बिजनेस के अंदर ही है। सुनील, अभी आप भी कंजम्पशन की स्टोरी बता रहे थे, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड है, आप भी ऑलमोस्ट अरविंद सेंगर जैसी ही राय रखते होंगे कि जहाँ पे कंजम्पशन ठीक है, अभी आप उसी की बात बोल रहे थे। आप भी अगर ऑटो में ही निवेश करना चाहेंगे, ये जो अरविंद सेंगर हमको 3-4 शेयर बता रहे थे कि उनको कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और काफ़ी हद तक मारुति भी उनको ठीक लग रहा है, आपके भी है पसंदीदा शेयर ये, या फिर इसके अलावा कुछ और शेयर भी हैं जिसको भी आप पोर्टफोलियो में हो सकता है आगे चल के जगह दें, क्योंकि आप गाइडेंस भी देख रहे हैं? हाँ, मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ कंप्लायंस की वजह से, बट ओवरऑल इस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि डिमांड की स्टोरी बहुत मजबूत रहेगी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में। जी, लेकिन यहाँ से टीवीएस मोटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर रुख कर लेते हैं। अभी अर्निंग्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। 127 crores as against last year 136 crores. Overall 2016-17 has been a very good year for TVS. Overall two-wheeler sales has grown by up to the November we have grown by 19%. During the festival period we have achieved the highest retail sales. Jupiter, Moped, Apache, everything did well. Consequent to the demonetization, the sales for the period November to March declined, resulting in a nominal growth. Industry declined, however, we grew by about 4% during that period. Overall, for the year, we grew by 11% over 2015-16. Scooters grew by 7%, motorcycle grew by 6%, and mopeds by 23%. Total revenue grew from 12,195 crores to 13,363 crores. Three-wheeler sales declined by about 38%. Overall, for the year, the profit from 628 crores, we have grown to 698 crores. This is after providing the discount of 57 crores what we extended as a support to our dealers to liquidate the BS3 stock. तो यहाँ पे टीवीएस के मैनेजमेंट ने 3 चीज़ और अहम कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि उनको जो सेलिंग कॉस्ट है वो उनके उस समय मार्जिन्स को हिट करवा रही है। एक फॉरेक्स भी है, हालांकि टीवीएस मोटर एक्सपोर्ट करता है, सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी तो बजाज ऑटो है, लेकिन टीवीएस का एक्सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट रहता है, तो उसको फॉरेक्स का हिट भी आया। एक और चीज़ जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिविडेंड का है, करीब 75 रुपया पर शेयर का है डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन एक चीज़ है, ये बात मैनेजमेंट में भी अपनी कमेंट्री में बता रही हैं कि उनको थोड़ी अनसर्टेनिटी है आगे चल के कि एक तो कमोडिटी के प्राइजेस कैसे रहने वाले हैं और फॉरेक्स को कैसे हैज करेंगे, उसको लेकर भी थोड़ी अनसर्टेनिटी इनके साथ बनी हुई है। तो इस पर भी आप ज़रूर थोड़ा ध्यान दें। 75 रुपये का शेयर का डिविडेंड भी एक अनाउंसमेंट की भी अनाउंसमेंट यहाँ पे आ रही है। तो नुकसान है यहाँ पे शेयर 2 रुपये 2% नीचे। मोटर्स करीब 2.25% नीचे भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन निप्पी 75 रुपये का जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है, एक्चुअली 2 अर्निंग्स एक साथ हुए तो ये थोड़ा कंफ्यूजन बनता है। मारुति सुजुकी के 75% शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। लेकिन 2 और मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इनफैक्ट सुनील, मैं आपसे भी थोड़ी देर में पूछूंगी, आपने कहा कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसा है और वो लगाएंगे, और आप भी एक म्यूचुअल फंड को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपसे जानेंगे कि अभी कौन सी थीम्स आपको बेटर लग रही है। लेकिन इंडेक्स पर कमेंट ले लेते हैं। राजेश सतपुते और सुमित बगड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, अभी तक का मूव देखते हुए इंडेक्स का तो यही लग रहा है कि 9350 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, लेकिन जिस तरह की रोल ओवर पोजीशंस हैं उन्हें देखते हुए क्या इंडिकेशन लग रही है, नेक्स्ट सीरीज कैसी हो सकती है? 9400, 9450 या फिर 9500, क्या ये लेवल्स भी देखे जा सकते हैं? देखिए, एक तो रोल ओवर जो हुआ है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही हो रहा है। जो निफ्टी का अभी तक का जो रोल ओवर है वो रफली 57% है। एवरेज जो है वो 56 to 58% तक ही रहता है। जो ऑप्शंस का जो डेटा दिख रहा है एज फार एज नेक्स्ट मंथ इज कंसर्न, वहाँ पे देखिए 9400 9500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। प्योरली देखें तो 9500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सामने जो पुट का हुआ है जो बढ़ रहा है वो 9300 के आसपास बन रहा है। 9300 टूटता है तो 9000 का लेवल दिखता है। यहाँ पे टेक्निकली हम लोग अगर देखें तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है, जो बैरियर है, वो 9370 के आसपास है। तो यू कैन से 9370 एंड 9400 ये एक
रेजिस्टेंट बैंड है, जोन है, मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज के लिए देखो तो मुझे लगता है लास्ट में भी अगर होता है तो मे बी जो क्लोजिंग है निफ्टी का, मैं यही कहूँगा क्लोजिंग शुड बी समवॉट अबव 8300 पर एट द सेम टाइम शुड बी बिलो 8350। ठीक है, कुछ एक और शेयर्स भी देखते हैं जहाँ पे आज मार्केट में अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडेक्स के लिहाज से आपको थोड़ा सा सावधानी रहना होगा। एक तो डेरिवेटिव एक्सपायरी है, अगला आधा घंटा थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो सकता है। वैसे बाजार अपने दिन के उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। ये आज उच्चतम स्तर भी कहते हुए ये कहना पड़ेगा कि सिर्फ 25 से 30 पॉइंट की रेंज है आज दिन भर की मार्केट की। आप देख लीजिए 9330 के आसपास का इंट्राडे बेस बना हुआ है मार्केट का लो का, और 9360 के आसपास इंट्राडे हाई बना हुआ है। सिर्फ 30 पॉइंट की रेंज है आज बाजार की। ये एक्सपायरी का इफेक्ट ही होगा जो लास्ट के आधे घंटे में शायद एक मोमेंटम दे देगा। लेकिन आज टाटा मोटर्स के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आया हुआ है। एक येस बैंक भी देखिए 1600 के ऊपर आ गया है। ये नंबर्स के साथ अच्छा प्ले इसमें मिल रहा है। सुनील, ये बैंकिंग कंपनीज पर आप क्या करेंगे? आपके पोर्टफोलियो में वैसे परसेंटेज वाइज अगर पूछना चाहूँ तो अभी तक कितना एक्सपोजर आपका बैंक्स पर है, और उसमें अगर आप थोड़ा सा और मेरे को एलोबरेट होकर ये बता पाएँ कि सरकारी बैंक या फिर निजी बैंकों में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अच्छा, एक और चीज़ भी, क्या बैंक्स में कुछ और वेटेज आप बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि आप तो गाइडेंस के हिसाब से भी निवेश करेंगे, और गाइडेंस अभी ये भी कहती है कि सरकार और बैंक दोनों ही बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने मेजर लड़ाई लड़ रहे हैं एनपीएस के खिलाफ। ये जीत जाएंगे ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, यस बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर में हम बहुत बुलिश है, और करीबन 20-25% हमारी टोटल एएमसी की पोर्टफोलियो में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की सेक्टर में हमने एलोकेशन दिया है, जो मार्केट के इंडेक्स से 2-3% बेटर है। यानी हम बुलिश है ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। तो इसमें आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में आपने बात किया, तो इसमें दो चीज़ है। देखिए, एक हमारी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऑलवेज एक शॉर्ट टर्म पोजीशन यानी 12 to 18 मंथ्स का होता है, और एक लॉन्गर टर्म पोजीशन जो 3 to 5 years की होती है। तो ये शॉर्ट टर्म पोजीशन में हम ज्यादा एक कंजम्पशन ओरिएंटेड बैंकिंग, दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंजम्पशन में प्ले करते हैं, रिटेल फाइनेंसिंग में प्ले करते हैं, उनको ज्यादा लेंगे। मगर एक लॉन्गर टर्म 3 to 5 year आउटलुक में हम कॉर्पोरेट लेंडर्स, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडर्स में एनपीए का प्रॉब्लम है जो आपने बताया, तो कॉर्पोरेट लेंडर्स में ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ आरबीआई बहुत एक सख्त स्टेप्स ले रही है एनपीए को कम करवाने में। मगर आगे आने वाले दिन में आप देखेंगे दो क्लियर एक्शंस आएंगे आरबीआई की ओर से। एक तरफ एक बैड बैंक का क्रिएशन, यानी ये जो सख्त बहुत एनपीएस है उनको मूव करेंगे एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन को। सेकंड, मर्जर करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या एडवांटेज है कि गुड क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर मर्जर होती है तो डेफिनेटली वो स्ट्रेंथन होती है बैंकिंग को, और ये एक रूट होता है गवर्नमेंट की कैपिटलाइजेशन को मीट करने का। तो ओवरऑल एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर आर बोथ ड्राइवर एंड बेनिफिशियरी ऑफ द कमिंग इकोनॉमिक बूम। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हम बहुत बुलिश है, और पोर्टफोलियो में एलोकेशंस अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास एक स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर फंड भी है, तो वहां पे तो हम क्लियर गाइडेंस लेके लॉन्ग टर्म पोजीशंस ले रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। एक बार टाटा एलेक्साई को देख लेते हैं, नंबर्स आए हैं अभी। नंबर्स फटाफट से आपको बता दें। सीक्वेंशियल बेसिस पर जो मुनाफा है वो 1.5% बढ़ा है, 45 करोड़ के आसपास कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रही है। रेवेन्यू 5.5% ग्रो हुए हैं, 326 करोड़ का ये आंकड़ा रहा है। एबिटा में 2% की ग्रोथ रही है, ये 76 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं अगर एबिट मार्जिन को देखें तो यहाँ पर 100 बेसिस पॉइंट का डिप आया है, 24% से गिरकर ये 23% के आसपास रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी सुबह से थोड़ा सॉफ्ट था, और अभी अर्निंग्स के आने के बाद जो प्रेशर था वो थोड़ा सा बिल्डअप जरूर हुआ, लेकिन अभी भी नेगेटिव बात के साथ ही ट्रेड हो रहा है। करीब 20 रुपए कमजोरी साथ 1548 के लेवल्स पर टाटा एलेक्साई है। टेक्निकल कमेंट्स लेंगे क्योंकि पिछले 2 दिनों में अच्छा मूव था इस स्टॉक में, लेकिन आज एक्सपायरी है, तो ये रजत मेरे सहयोगी इनफैक्ट मौजूद भी, उनके पास चलते और जान लेते हैं कि नेक्स्ट सीरीज के लिए जो रोल ओवर्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किन सेक्टर्स में, किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रोल ओवर पोजीशंस देखी गई हैं। बताइए रजत। बिल्कुल, अभी के हिसाब से तो रोल ओवर फिगर्स इतने एक्साइटिंग नहीं है। निफ्टी पे 67% के रोल ओवर्स हुए हैं। देखिए, आमतौर पे तो ठीक था, लेकिन पिछले जो 2 सीरीज में रोल ओवर हो गया उससे कंपेयर करेंगे तो इस बार मात्र 67% के रोल ओवर हुए हैं। हालांकि इंडेक्स इस सीरीज में 2% चढ़ चुका है। निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे चुका है इस सीरीज में, और अभी निफ्टी में 57% और निफ्टी बैंक पे 68% के रोल ओवर फिगर्स हैं। पर जो निफ्टी मेन इंडेक्स है वहाँ पर रोल ओवर फिगर्स कम है, और ये कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि तेजी ऑलरेडी सिस्टम में बन चुकी है। एफआईएस कैश में खरीदारी कर नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेक्टर स्पेसिफिक जहाँ पर रोल ओवर फिगर्स ठीक देखने को मिल रहे हैं उसमें एक है
टाटा ग्रुप समूह की कंपनियां, यहाँ पर टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा ग्लोबल, इन सभी स्टॉक्स पे रोल ओवर फिगर्स ठीक आ रहे हैं। ऊपर से एफएमसीजी पैक में टाटा ग्लोबल और डाबर के रोल ओवर फिगर्स ठीक है, यानी कि एफएमसीजी पे बेट लगाई जा सकती है पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि यहाँ पर हलचल तेजी की बनी थी इस पर्टिकुलर सीरीज में। और हाउसिंग फाइनेंस और फाइनेंशियल स्टॉक्स जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग, दीवान हाउसिंग और भारत फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स हैं, ये भी बस कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो प्राइस बढ़े और दूसरा ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस रोल ओवर होती हुई नजर आ रही है अब नेक्स्ट पर्टिकुलर सीरीज में। तो ये 3 सेक्टर्स ऐसे समझें आप जहाँ पर हो सकता है कि तेजी की पोजीशंस बने। अब मंदी के सौदे इस सीरीज में बने थे आईटी सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में। बस एक क्वेश्चन, एक सहारा ये मिल सकता है कि रोल ओवर के फिगर्स दोनों में ही ठीक नहीं आए हैं, बेहतर रोल ओवर नहीं हो रहे हैं आईटी और फार्मा, यानी कि नेगेटिव रोल्स कम हो रहे हैं आईटी में और फार्मा में, दोनों में ही। तो बहुत मिक्स सेट ऑफ क्यूज के बीच में हम नेक्स्ट सीरीज में एंटर करने जा रहे हैं। 57% का रोल ओवर फिगर इस समय निफ्टी के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। निफ्टी बैंक ठीक है 68% के आसपास। हमने जानने की कोशिश की ट्रेडर्स ब्रोकर्स से कि कौन से स्टॉक्स पे नजर रखें, तो उनका एसएमसी ग्लोबल अभी भी गेल पे बेट लगा रहा है। इस स्टॉक में वो समझते हैं तेजी बन सकती है। 440 तक के लक्ष्य के लिए आप सीरीज की शुरुआत में इसको ऐड कर लें। 402 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। दूसरा स्टॉक हमने रेलिगेयर सिक्योरिटी से पूछा, उनका मानना है पावर ग्रिड बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड उन्होंने आइडेंटिफाई किया। वो मानते हैं कि अब ये दोबारा से अपने रीसेंट हाइस को टेस्ट करने जाएगा। 215 का टारगेट दे रहे हैं, 206 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट बुलिश है गोदरेज कंज्यूमर्स पे, जैसे मैं कह रहा हूँ एफएमसीजी पैक में हलचल देखने को मिल सकती है। गोदरेज कंज्यूमर्स टारगेट है 1880 का, स्टॉप लॉस 1700 का अपने रेंज पे रखें आप। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे ट्रेड है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। उसमें गोदरेज कंज्यूमर्स भी है जो कि अभी अच्छा चल रहा है। इसमें 2 शेयर हमने जो रोल ओवर के आंकड़े भी बता रहे थे सुमित, उसमें पहला शेयर एक तो पीवीआर का है, पिछले 2-3 दिन से अच्छा चला है। एक तो इस पर आपकी राय चाहिए, क्या अगले महीने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को ले जाएं। और एक दूसरा शेयर है वो है CESC पावर स्पेस में, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले दिख रहा था इस बार का। क्या इसको भी रोल कर सकते हैं जिनके पास अभी रोल ओवर नहीं हुआ है? CESC एंड पीवीआर बोथ शेयर्स एक बार देख लीजिए भैया। हाय डिम्पी, गुड आफ्टरनून। हाय आफ्टरनून। वेल यस एब्सोल्युटली, पीवीआर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक आने वाले दिनों के अंदर पीवीआर के अंदर ऊपर में हमको 1700 का इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेगा और अगर 1700 के लेवल ब्रेक होते हैं तो और भी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके चलना चाहिए। फ्रेश बाय अगर कोई करता है तो 1580 का पीवीआर के लिए स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 1680 से 1700 तक के टारगेट होंगे। दूसरी तरफ आपने पूछा CSC बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि CSC ने एक लोअर लेवल से वन वे तेजी दिखाई है और अभी यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी पावर सेक्टर पूरा मजबूत है। आने वाले 2 से 3 महीनों में पावर सेक्टर के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। उसमें CSC के अंदर हमको ऊपर में 4 डिजिट के फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए और प्रेजेंट लेवल से अगर कोई छोटी सी गिरावट आती है 20-30 पॉइंट की CSC के अंदर तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 980 एंड 1000 लेवल्स। ठीक है, इस बीच आशीष कुकरेजा भी मेरे साथ जुड़े हैं अभी। आशीष, जब आप कुछ दिन पहले आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे मैं एक बार ग्लोबल संकेत, क्योंकि बहुत सारे आने हैं, कुछ अर्निंग्स को भी नोटिस करके एक बार फैसला लूँगा। अब अर्निंग्स का ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल एट द मिडल आ गए हैं, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे नंबर्स आ चुके हैं, कई बड़ी कंपनीज के नंबर आ चुके हैं। ग्लोबल संकेत अच्छे दिख रहे हैं इस समय। अब निवेश करना चाहिए, अब रुक जाना चाहिए, या फिर जो भी प्रॉफिट्स थे उसको समेट लेना चाहिए? देखिए, इस बाज़ार में अब मार्केट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का एक जो बहाना है, अगर मैं वही बोलना चाहूँ तो कहीं ना कहीं ढूंढ तो ज़रूर रही है। एक तरह का फ़्लो है, अब उतना बड़ा फ़्लो है कि उसके बीच में आप और मैं तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो आएंगे तो मर जाएंगे, वैसा हो गया। तो आप वो तेज़ी उस तरह की है और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो फ्लोज़ आ रहे हैं मार्केट में, रिम्पी, ऐसा कितने ही सालों में पहली बार हुआ है जबकि FI ने सेलिंग करी है कंसिस्टेंटली और मार्केट ऊपर गई है। तो ये तभी हुआ है जब हमारे डोमेस्टिक फ्लोज जिस तरीके से बढ़े हैं वो कमेंडेबल है और वो अभी शुरुआत भर कही जा सकती है उसकी। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स ज़रूर हैं जो एक्सपेंसिव हो चली हैं, बट हमें ये तो समझ में आता है कि पीछे पीछे कुछ ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे उतनी दरकार नहीं है बढ़ने की। सो आपकी स्टॉक पिकिंग और आपकी जो नज़र है पोर्टफोलियो पे, क्योंकि कभी भी एक झटका ज़रूर आ सकता है मार्केट में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए लार्ज कैप्स की तरफ ध्यान दीजिए, मिड कैप में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके अगर ये खेलना ही है मूव तो लार्ज कैप में रहें तो थोड़ा ठीक रहेगा। जी, इनफैक्ट जो बातें आशीष ने कही इसमें से 2 बातें सिमिलर 2 बातें सुबह अरविंद सांगर ने भी कही थी डिम्पी, अगर आपने सुनी। पहला तो ये कि डोमेस्टिक फ्लोज
बहुत स्ट्रांग है, जो कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है इनके। दूसरा ये कि हाल ही की रैली देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि अगर पैसा बनाना है, कन्विंस्ड प्रॉफिट्स अगर आपको चाहिए तो लीडर्स के साथ रहिए। आप देखिए लीडर्स की परफॉर्मेंस कैसे है। इनफैक्ट मिस्टर सुब्रमण्यम, आपसे इस पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अभी आपने शो की शुरुआत में कहा था कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसा है, तो ये बताइए, आप भी एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की तो आपने बात की, और कहाँ पैसा डाल रहे हैं आप? तो पहली चीज है कि कंजम्पशन विद अ रूरल ओरिएंटेशन, क्योंकि रूरल में क्या हुआ है कि जैसे मैं बता रहा था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग है, एमएसपीज भी राइजिंग है, और उसके अलावा रूरल वेजेस की भी ग्रोथ है, और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर भी रूरल हाउसिंग, रूरल रोड्स के ऊपर, रूरल क्षेत्र में है। तो रूरल एरिया में कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स के ऊपर हमारा बहुत ध्यान रहेगा और बहुत बड़ा एलोकेशन उधर जाएगा। सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की बात मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। थर्ड थिंग इज, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म पैसा आता है, जैसे अभी देखिए एसआईपीज का फ्लोज इंडस्ट्री में करीबन 4,500 करोड़ हर महीने आ रहा है, यानी एक साल में देखिए तो 50 से 60,000 करोड़ खाली एसआईपी के थ्रू आ रहा है। और ये एसआईपी वाला पैसा जो है नॉर्मली 3 to 5 इयर्स के टाइम फ्रेम वाला पैसा है। ऐसे पैसों को हम क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अभी भी वैल्यू है। अभी आप सोचेंगे कि ऐसे हाई वैल्यूएशंस के में वैल्यू कहां मिलेगा, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ना, जहां पे खाली अभी गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उसका असर अभी दिख रहा है, मगर प्राइवेट सेक्टर के जो कैपेक्स है वो अभी शुरुआत नहीं हुआ है उसका। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी वैल्यू हम देख रहे हैं। उसके अलावा, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, प्लीज। उसके अलावा सुन पा रहे हैं ना, दो सेक्टर्स है जो आज थोड़ी दबी हुई है रिलेटिव टू द मार्केट, वो है सॉफ्टवेयर और फार्मा। क्या कारण है? एक तरफ H1B वीजा उसके पीछे और FDA के पीछे थोड़ा एक अनसर्टेनिटी है। दूसरी चीज है कि डॉलर वीकन हो रही है, रुपी स्ट्रेंथन हो रही है, तो उनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो इसके कारण उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं हो रहा है गुड क्वालिटी कंपनीज के लिए। तो इसलिए हम एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखें तो 3 सेक्टर है, सॉफ्टवेयर एक है, फार्मा एक है, और कॉर्पोरेट लेंडर्स जो पहले मैंने बैंकिंग के अंदर बताया था। ये तीनों एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से हम बिल्कुल खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी अगले मंडे ट्यूसडे को हम एक वैल्यू फंड लॉन्च कर रहे हैं इस तेजी के मार्केट में भी, जो इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेगा। वो 4 ईयर का क्लोज एंडेड फंड है। तो लॉन्ग टर्म एलोकेशन हम बिल्कुल वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे इंफ्रा और कॉर्पोरेट लेंडर्स और सॉफ्टवेयर और फार्मा में हम करेंगे। सॉफ्टवेयर, फार्मा, इंफ्रा, बैंकिंग, ये 4 स्पेस ऐसे हैं जहाँ पे सुनील काफ़ी बुलिश है, इस पर नज़र रखी जा सकती है। राजेश, एक शेयर आप देख लीजिए चार्ट जब तक, एक तो रिलायंस कैपिटल का, और एक चार्ट आपको देखना है अपोलो हॉस्पिटल का। दोनों में कई दिनों के बाद बड़ा ब्रेकआउट एकदम से आया है। आप जब तक चार्ट देखिए, इस बीच मेरे संवाददाता ब्रजेश भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं जब तक उनसे ट्री हाउस की खबर पूछ लेता हूं, उसका से दोनों के चार्ट के बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा। ब्रजेश, ट्री हाउस को लेकर अब क्या अपडेट है, क्या खबर है? जी, ट्री हाउस के बारे में ताज़ा अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग जो है, जो आर्थिक किस्म के अपराधों की जाँच करती है, उसने एक निवेशक की शिकायत आई थी जिसमें राजेश भाटिया जो कंपनी के प्रमोटर हैं और कंपनी पर सवाल उठाए गए थे, और ये आरोप लगाया गया था कि कंपनी के खातों में काफी गड़बड़ी की गई है और कंपनी से पैसे बाहर निकाले गए हैं। इस बात की आशंका जो है वो जो निवेशक था उसने जताई थी, और यही FIR में भी जो है मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग को जो दी गई थी उसमें ये जताई गई थी। तो उसी की जांच के लिए मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग ने फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया है, जो ये देखेगा कि जो निवेशक ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कितना दम है, क्या वाकई में खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, या जो कंपनी के जो स्कूलों की संख्या जो दिखाई थी क्या उसको वाकई में बढ़ाया चढ़ाया गया था, तो खातों की सही स्थिति क्या रखी गई थी या नहीं रखी गई थी। क्योंकि जो निवेशक था उसने ये पूरे रिजल्ट कंपनी के पूरी बैलेंस शीट पे ही सवाल खड़े कर दिए थे, और नतीजों तक पर भी सवाल उठाया था कि बहुत सारे नंबर्स जो हैं कंपनी के वो इन्फ्लेटेड हो सकते हैं, बहुत सारे खर्चे इन्फ्लेटेड हो सकते हैं, और उसके जरिए कंपनी के पैसे को बाहर ले जाया गया, इस बात की आशंका उस निवेशक ने जताई थी। उसी की शिकायत पर यह फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, जो जल्दी ही ये काम शुरू करेगा कंपनी के खातों की जांच पड़ताल, और उसके बाद जो है मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग को अपनी जांच को आगे बढ़ाने में इसमें मदद मिलेगी। ब्रजेश, 2 चीज आपसे पूछना चाहते हैं, भाई जांच शुरू होगी तो खत्म कब तक हो सकती है? एक तो ये बात, और दूसरा इनके प्रमोटर मिल गए हैं? पहले तो पुलिस उनको ढूंढ रही थी। जी, प्रमोटर का अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग अब भी इनको तलाश कर रही है कि राजेश भाटिया कहाँ पर हैं और पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो मुंबई सेशंस कोर्ट है उसने जो एंटिसिपेटरी बेल थी राजेश भाटिया की उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से उनको इंटरिम रिलीफ है,
लेकिन अभी भी वो उनको कहा गया है कि वो पुलिस के सामने आए और अपना बयान दर्ज कराएं। उनको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिली है हाई कोर्ट से, लेकिन ये कहा गया है कि भाई आप जाइए, पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराइए, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करिए और फिर आइए। ठीक है, ये बात हुई। दूसरी बात ये, जहाँ तक जांच का सवाल है, तो जिस तरह के आरोप हैं, क्योंकि काफी बड़े शहरों में ये स्कूलों की संख्या थी फैली हुई, और तो जाहिर सी बात है कि सारे दस्तावेज जुटाने में, और प्लस कंपनी खुद वो कितना कोऑपरेट करती है उन दस्तावेजों को देने में या नहीं देने में, तो जाहिर सी बात है टाइमलाइन देना अभी मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि खातों की जो असलियत है वो जल्दी बाहर आ जाएगी। बेहतर बात है। ब्रजेश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस बीच एक खबर और देख लीजिए, आप ब्रेकिंग तौर पर नीचे चल रही है, वो है 23 लाख शेयरों का सौदा आईटीसी पे 286 के रेट पे लगा है। अभी शेयर के अंदर करीब 2 रुपये का ही नुकसान है, कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, 2-3 रुपये का, लेकिन 23 लाख शेयरों का सौदा इस पे लगा है। लेकिन राजेश, एक तो रिलायंस कैपिटल देख लिया होगा आपने चार्ट, और एक अपोलो हॉस्पिटल, दोनों के अंदर मैं उन लोगों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ जिनके पास ब्रेकआउट का वेटिंग लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, आज दोनों चल गए, एक 3% और दूसरा 5%। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शायद अभी भी इनमें एंट्री करना चाहेंगे, अभी कर सकते हैं एंट्री, या फिर अभी वो भी रुक जाएं थोड़ा? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल की मैं यहाँ पे पहली बात करूँगा। अपोलो हॉस्पिटल में जो टेक्निकल फॉर्मेशन, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन आप कह सकते हो, जहाँ पे सपोर्ट था वो था 1140 के आसपास, वहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक हम लोग देख रहे हैं। दिस इज़ अ रिलीफ रैली, और सामने इसका जो टारगेट बनता है वो है 1280 से लेकर 1300, विच इज़ नथिंग बट द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। मुझे लगता है कि अपोलो में फ़िलहाल एंट्री ना करें, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। 1220 के आसपास इसका 200 DMA लेवल है, तो मुझे लगता है 1220 के ऊपर अगर मिले तो 1220 के आसपास मिले तो डेफिनेटली वन कैन टेक ए कॉन्ट्रा बेट। स्टॉप लॉस होना जो है वो 1200 के नीचे होना चाहिए। देखिए, रिलायंस कैपिटल, डिम्पी, हम लोग पहले से बुलिश है, आपके साथ भी हमने यही व्यू शेयर किया है, और हमें लगता है कि रिलायंस कैपिटल अभी भी इसमें स्टीम बाकी है, जिस हिसाब से इसका मोमेंटम है, और मुझे लगता है कि ये इसका जो टारगेट है, फाइनल टारगेट, वो रफली है 725 से लेकर 735 के आसपास का। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे बेट लेना है तो रिलायंस कैपिटल पे बेट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस डालिए जो है वो 650 का होना चाहिए।